Hello everyone, I'm Almas Beg before you, and in today's class I'm going to teach you your Bridge Course Unit 11. आज की क्लास में हम कक्षा 9 के ब्रिज कोर्स का यूनिट 11 पढ़ेंगे और यूनिट 11 का नाम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यूनिटी आपके स्क्रीन पर देखिए. दिस इज द नेम ऑफ द यूनिट. यूनिटी का अर्थ होता है एकता और डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विभिन्नता, यानी विभिन्नता में एकता. आज हम इस यूनिट को स्टडी करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस करेंगे और इसको समझेंगे. आगे देखते हैं. देयर इज एक्टिविटी 1 विच इज गिवन इन योर ब्रिज कोर्स. आपके ब्रिज कोर्स में दी हुई है. लुक एट द मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस. यहाँ आपके ब्रिज कोर्स में एक इंडिया का मैप दिया हुआ है, भारत का नक्शा दिया हुआ है. यू कैन सी इट हैज लॉट्स ऑफ कलर्स. इसमें बहुत सारे अलग अलग रंग भरे हुए हैं एंड दीज कलर्स शोज द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज. ये अलग अलग रंग भाषा की विभिन्नता को दर्शा रहे हैं. आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर गुजराती भाषा बोलते हैं, यहाँ मराठी भाषा, यहाँ तेलुगु, यहाँ उड़िया, बंगाली, तमिल, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी एटसेट्रा. यानी इस मैप के माध्यम से आप कक्षा 9 के बच्चों को भारत की भाषाई विभिन्नता के बारे में बताया जा रहा है कि भारत एक देश है, लेकिन एक होने के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में अलग अलग लैंग्वेजेस, भाषाएं बोली जाती हैं. आप देखिए अलग अलग भाषाओं को अलग अलग रंगों से दर्शाया जा रहा है और एक रंग जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में दिखाई दे रहा है ये है हमारा हिंदी भाषी प्रदेशों का क्षेत्र. इन क्षेत्रों में हिंदी भाषा बोली जाती है. आगे देखते हैं. नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस. मैप को स्टडी करने के बाद मैप पर आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस मैप शो. यह मैप, यह नक्शा आपको क्या दिखाता है. आप देखिए क्या दिखा रहा है बच्चों. दिस मैप इज शोइंग द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज. योर आंसर इज the map shows major languages spoken in different parts of India. इस नक्शे में मेजर लैंग्वेजेस यानी मुख्य भाषाएं जो कि इंडिया के, भारत के डिफरेंट पार्ट्स यानी विभिन्न भागों में बोली जाती हैं, उन्हें दिखाया जा रहा है. अगला प्रश्न है नेम सम लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ द मैप. फिर प्रश्न का उत्तर आपको मैप की सहायता से देना है. नेम सम लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया. भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम लिखिए. मैप में से देखकर आप आसानी से लिख सकते हैं. पंजाबी, हिंदी, उड़िया, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ा, एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा जो आप पसंद करें उनके नाम इस तरह आपके उत्तर में लिख दें. अगला प्रश्न है According to the map, which language is spoken in the largest area? Largest का मतलब होता है सबसे ज्यादा, एरिया यानी क्षेत्र. मैप के अकॉर्डिंग, नक्शे के अकॉर्डिंग कौन सी भाषा सबसे ज्यादा क्षेत्रों में बोली जाती है. तो बच्चों अगेन आई एम शोइंग यू द मैप. यू कैन सी दिस इज येलो कलर इन विच हिंदी इज स्पोकन. यानी इतना ज्यादा कोई और क्षेत्र नहीं है जितना हिंदी भाषी क्षेत्र है. भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है. अगला प्रश्न है व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम. यह प्रश्न आपसे किया जा रहा है, आप कक्षा 9 के बच्चों से किया जा रहा है कि आप अपने घर पर कौन सी भाषा बोलते हैं. यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपका आंसर होगा हिंदी, लेकिन अगर आप कोई और भाषा बोलते हैं, किसी और क्षेत्र से यहाँ आए हैं, तो आपको वही भाषा इसके उत्तर में लिखना है. अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर एक्टिविटी 2 है. मैप वाली एक्टिविटी पूरी हो चुकी है. एक्टिविटी 2 की ओर आगे बढ़ते हैं. रीड द फॉलोइंग पैसेज. यहाँ एक छोटा सा पैसेज दिया गया है जिसको पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है. There is a popular saying in India, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी. This shows the variety of languages we have in India. यहाँ पर एक कहावत आपके लिए प्रस्तुत की गई है. पॉपुलर सेइंग का मतलब है मशहूर कहावत. भारत में एक कहावत बहुत मशहूर है. क्या है वो? कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी. यानी यहाँ भारत में एक कोस चलो तो वहां का पानी जो है उसका स्वाद बदल जाता है, लेकिन चार कोस यदि कोई व्यक्ति चले तो उसको वहां पर
वाणी यानी भाषा में परिवर्तन दिखाई देता है। ये भारत की भाषा की विभिन्नता को दर्शाने के लिए ये कहावत यहाँ पे बोली जाती है। दिस शोज द वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस वी हैव इन इंडिया। और इस कहावत से पता चलता है कि इंडिया में, भारत देश में लैंग्वेजेस की, भाषाओं की कितनी वेराइटीज हैं, कितने प्रकार मौजूद हैं। According to a survey by the People's Linguistic Survey of India 2013, there are over 780 languages and 66 different scripts in India. यहाँ बताया गया है कि सर्वे कहते हैं किसी चीज की गणना करने को, तो पीपल्स लिंग्विस्टिक ने जो गणना की भारत में 2013 में, उसके अनुसार यहाँ 780 भाषाएं और 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स जो है उनका उपयोग किया जाता है। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, दैट इज 90। और बताया गया है कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस जो है वो प्रचलित हैं और इनकी संख्या है 90 लैंग्वेजेस एज पर द 2011 सेंसस। 2011 के जनगणना के अनुसार in India there are about 122 languages which are spoken by more than 10,000 people. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 122 भाषाएं हैं which are spoken by more than 10,000 people, जो कि 10,000 लोगों द्वारा बोली जाती है। आगे चलते हैं। Of them 22 are the scheduled languages, और इन भाषाओं में 22 जो है वो scheduled languages हैं। English and Hindi are the official languages of the union government, और इंग्लिश और हिंदी जो है वो यूनियन गवर्नमेंट की यानी केंद्रीय सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यानी कार्यालयीन भाषाएं हैं। दे आर ऑल्सो लिंक लैंग्वेजेस, और ये जो भाषाएं हैं इन्हें हम लिंक लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। किन्हें? इंग्लिश और हिंदी को। that help us communicate with people from different parts of the country, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी के माध्यम से हम देश के अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग हमसे मिलते हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करना यानी बातचीत करना, वार्तालाप करना। आगे देखते हैं। Now there are questions. Answer the following questions in 2 to 3 sentences each. What is the popular saying about languages in India and what does it mean? आपसे प्रश्न पूछा गया है कि लैंग्वेजेस के बारे में भारत में कौन सी पॉपुलर सेइंग, कहावत मशहूर है। तो आपको यहाँ बताया गया था, आपको इस पैसेज से आपके उत्तर को ढूंढना है। देयर इज ए पॉपुलर सेइंग इन इंडिया, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। यही आप प्रश्न के नीचे लिखेंगे और आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। What does it mean? और इसका अर्थ क्या है? This means that there is variation in language from region to region. इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर वेरिएशन है, विभिन्नता है भाषाई हर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, How many languages are there in India according to People's Linguistic Survey of India? People's Linguistic Survey, जो People Linguistic ने जो सर्वे किया, जो गणना की, उसके अनुसार भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। There are over 780 languages according to the People's Linguistic Survey of India in 2013. People's Linguistic Survey 2013 में किया गया था, जिसके अनुसार भारत में 780 भाषाएं जो है वो प्रयोग की जाती हैं। Which state has the highest number of languages in India? अगला प्रश्न है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा भाषाओं का उपयोग जहां किया जाता है। द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एट 90। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस, सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, दैट इज 90, जिसकी संख्या 90 है। हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया? भारत में कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं? देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया। भारत में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, 22 शेड्यूल्ड भाषाएं मौजूद हैं। व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? यूनियन गवर्नमेंट की कार्यालयीन भाषाएं कौन सी हैं? केंद्रीय सरकार कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल करती है कार्यालयीन कार्यों के लिए? इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। भारत की गवर्नमेंट जो है इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में
कार्यालय के कामों को अंजाम देती है। अब आपके स्क्रीन पर एक ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज और आर। आपको इन वाक्यों में इज या आर का प्रयोग करके इनको पूरा करना है। बच्चों, इसको भरने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। जब हमारा वाक्य के प्रारंभ में जो होता है कर्ता, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इसका प्रयोग करते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है यानी बहुवचन तो हम आर का प्रयोग करते हैं। हर वाक्य में हमें वाक्य का कर्ता ढूंढना है, उसका सब्जेक्ट ढूंढना है, और यह देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, एक वचन है या बहुवचन। एक वचन है तो इज आएगा, बहुवचन है तो आर आएगा। अब पहला वाक्य मैं पढ़ती हूँ। इंग्लिश एंड हिंदी आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इंग्लिश एंड हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, दो भाषाएं हैं, एक वचन से हटके ये बहुवचन में आ जाएंगी, उसके साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग होगा। अगला वाक्य देखिए, इंग्लिश एक भाषा का नाम आया, एक वचन है तो इसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। इंग्लिश इज अ लिंक लैंग्वेज इन इंडिया। हिंदी एक भाषा का नाम आया, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ इज सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, हमें यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट को नोटिस करना है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है 66 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, बहुवचन है ये। आर यूज्ड इन इंडिया, तो आपने देखा कि इसका प्रयोग एक वचन के साथ और आर का प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। आगे चलते हैं। एक्टिविटी 4 इज बिफोर यू। रीड द फॉलोइंग स्टोरी। इस कहानी को पढ़िए। अब मैं आपको ये कहानी पढ़ के बताती हूँ। लिसन इट केयरफुली, होल्ड योर पेन विथ यू, वेर एवर यू फाइंड डिफिकल्ट वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग प्लीज नोट डाउन। जहां कहीं कठिन शब्द और उनके अर्थ आपको लगे उनको आप नोट करते चलिए, क्योंकि उनके आधार पर आपके प्रश्न उत्तर आपको आसानी से याद हो जाएंगे। Once a lion went to a river to drink water. At the same time, a big elephant also came there. I will drink water first, growled the lion. The elephant replied, No, I was here first, so I will drink first. The lion shouted, I have sharp teeth. Be careful. The elephant also shouted, I am stronger than you. अब मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। Once a lion went to a river to drink water. Lion मतलब शेर, जिसे हम जंगल का राजा भी कहते हैं। एक बार एक शेर रिवर यानी नदी पर पानी पीने के लिए गया। At the same time, उसी समय a big elephant also came there. एक बड़ा सा हाथी भी वहां आया। I will drink water first, growled the lion. Lion यानी शेर ने गुर्राते हुए कहा कि पहले मैं पानी पीऊंगा। The elephant replied, तो हाथी ने जवाब दिया, No, I was here first. मैं पहले आया था, so I will drink first. इसलिए मैं पहले पानी पीऊंगा। The lion shouted, तभी शेर चिल्लाया, I have sharp teeth. मेरे नुकीले दांत हैं। शार्प टीथ मतलब पॉइंटेड, नुकीले। और उसने हाथी को डराने का प्रयास किया। बी केयरफुल, ध्यान रहे कि मेरे नुकीले दांत हैं। द एलिफेंट ऑल्सो शाउटेड, तभी हाथी भी चिल्लाया, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। दोनों ने एक दूसरे को डराने की, प्रभावित करने की कोशिश की। आगे देखते हैं। Just then they heard some noise. Some hyenas were coming closer. Both the lion and the elephant became scared. The lion said, The hyenas come when an animal dies. If we fight and I kill you or you kill me, the hyenas will be happy. The elephant agreed. You are right. Let's not fight. Both the lion and the elephant drank water at the same time and went away. Just then they heard some noise. जब दोनों elephant और lion आपस में लड़ रहे थे, तभी उन्होंने heard यानी सुनी, noise यानी आवाज,
किसी की आवाजें सुनी। Some hyenas were coming closer, और कहा कि एक झुंड लकड़भग्गों का उनके क्लोज यानी उनके समीप आ रहा था। Both the lion and the elephant became scared. लायन और एलिफेंट दोनों ही स्केर्ड हो गए, डर गए। The lion said, तभी लायन ने समझदारी की बात कही, The hyenas come when an animal dies. hyenas जब आता है जब कोई एनिमल, कोई पशु मर जाता है। If we fight and I kill you or you kill me, यदि हम दोनों आपस में लड़ाई करते हैं और मैं मर जाता हूँ या तुम मुझे मार देते हो या मैं तुम्हें मार देता हूँ, तो hyenas will be happy. ये जो लकड़भग्गे हैं ये खुश हो जाएंगे, इनको तो भोजन मिल जाएगा। The elephant agreed. यह सुनकर हाथी जो है वो सहमत हो गया। You are right. और उसने कहा लायन से, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। Let's not fight. हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। Both the lion and the elephant drank water at the same time and went away. दोनों ने, लायन और एलिफेंट ने एक साथ वाटर को ड्रिंक किया, पानी पिया और वहां से वेंट अवे यानी चले गए। तो कैसी लगी बच्चों आपको कहानी? इस कहानी के माध्यम से आपको बताया गया है कि हालात से समझौता करना चाहिए, हमें आपस में लड़ाइयाँ नहीं करनी चाहिए। अब आपके स्क्रीन पर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको उनके उत्तर देना है। Where did the lion go to drink water? Lion water drink यानी पानी पीने के लिए कहाँ गया था? The lion went to a river to drink water. Lion पानी पीने के लिए एक नदी पर गया था। Water पानी। Who else was there to drink water? उसके अलावा वहाँ और कौन था? Who यानी कौन? A big elephant was also there to drink water. एक बड़ा सा एलिफेंट, बड़ा सा हाथी वहां था, वो भी वहां पर पानी पीने आया था। Who had sharp teeth? नुकीले दांत किसके हैं? किसके थे? The lion had sharp teeth. शेर के दांत नुकीले थे। Who was stronger? और stronger कौन था? शक्तिशाली, ताकतवर कौन था? The elephant was stronger. ऐसा एलिफेंट ने कहा था कि I am stronger than you. मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। What scared both the lion and the elephant? अब ऐसा क्या हुआ कि लायन और एलिफेंट दोनों स्केर्ड यानी डर गए थे। तो किस चीज ने उनको डरा दिया था? Hyenas scared both of them. Both of them किसके लिए आया? दोनों के लिए, यानी लायन और एलिफेंट दोनों को ही हाइनस यानी लकड़भग्गों ने डरा दिया था। उनकी आवाज सुनकर ये दोनों भयभीत हो गए थे, स्केयर हो गए थे, डर गए थे। What made the lion and the elephant decide not to fight with each other? किस वजह से लायन और एलिफेंट ने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि हम दोनों को आपस में फाइट यानी लड़ाई नहीं करना चाहिए? They understood that if they fought with each other, they would die and the hyenas would be happy, so they decided not to fight. वे ये समझ गए थे कि अगर वे आपस में लड़े और they would die, तो वे उनमें से जो भी मरेगा, and the hyenas would be happy, तो यह देखकर हाइनस खुश हो जाएगा। हाइनस जो है लकड़भग्गे वो खुश हो जाएंगे क्योंकि उन्हें भोजन मिल जाएगा। So they decided not to fight. इसीलिए दोनों ने निर्णय किया कि उन्हें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, वे आपस में नहीं लड़ेंगे। Now there is activity 5 before you. आपके सामने इस पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स तो आपने सॉल्व कर ही लिए। एक और लैंग्वेज की एक चीज से आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो यहाँ आपके स्क्रीन पर है। Read the following pairs of sentences and notice the differences. यहाँ पर एक सेंटेंस में दो वाक्य दिए गए हैं, उनको आपको समझ के नोटिस करना है और बताना है कि ये क्या है। The lion told the elephant. लायन ने एलिफेंट से कहा, ये देखिए कॉमा लगा है और अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दूसरा वाक्य लिखा है, I have sharp teeth और कॉमा क्लोज। The lion told the elephant that it had sharp teeth. और अब इसी बात को यहाँ एक वाक्य में बताया गया है, कॉमा नहीं लगा है और इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं लगे हैं, और इसको इस वाक्य में जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग किया गया है, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज किया गया है। तो ये किस चीज का उदाहरण है, किस चीज का एग्जाम्पल है? यह एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का। ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा है ये सेंटेंस और ये इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है। इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसे कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के लिए हमें
3 परिवर्तन करने होते हैं हमें, टेंस का चेंज, प्रोनाउन का चेंज और ये कॉमा और कंजक्शन, इसका उपयोग करना पड़ता है। आप फिर देखिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए इन वाक्यों को आपकी पुस्तक में दिया गया है कि ऐसी भी वाक्य रचना होती है, आगे चल के आपको इस पर अभ्यास करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, द एलिफेंट टोल्ड द लायन आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू। आप देख सकते हैं कॉमा लगा है और ये इन्वर्टेड कॉमा में है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। अब हम इसे कंबाइन करेंगे, कॉमा हटाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाकर हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे। उसके बाद हम प्रोनाउन में चेंज करेंगे और टेंस में चेंज करेंगे। इट, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, हु इज आई, आई कौन है, आई यहाँ पर है एलिफेंट, तो एलिफेंट के लिए इट प्रोनाउन यूज होगा, प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस हो जाएगा। द एलिफेंट टोल्ड द लायन दैट इट वॉज स्ट्रॉन्गर देन द लायन। अगला वाक्य देखते हैं, द लायन सेड वी शुड नॉट फाइट। आंसर देखिए, द लायन सेड दैट दे शुड नॉट फाइट। चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन टेंस। फर्स्ट इज ए रिपोर्टेड स्पीच और ये सेकंड वाला जो है रिपोर्टेड वर्ब, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। द लायन सेड आई विल ड्रिंक वाटर फर्स्ट। नेक्स्ट जो आपके सामने है, द लायन सेड दैट, लायन इट है तो आई विल चेंज इनटू इट, विल चेंज इनटू वुड, दैट इट वुड ड्रिंक वाटर फर्स्ट। हियर इन ईच सेट सेंटेंस A is in direct speech whereas sentence B is in indirect यानी reported speech। आपको समझ में आया होगा। अगली एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं, that is activity 6, make comparative forms by adding more। ये कुछ पैसेज से शब्द लिए गए हैं जो अभी तक आपने स्टडी करी, इनको आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। अब कंपैरेटिव क्या होता है? कंपैरेटिव होता है तुलनात्मक। एडजेक्टिव कहते हैं विशेषण को, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएं उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव। और विशेषता को 3 पैमानों पे बताया जा सकता है, अच्छा, और अच्छा, सबसे अच्छा। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया गया है इम्पॉर्टेंट यानी खास, और ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मोर इंपॉर्टेंट। आपको मोर लगाकर इसको कंपैरेटिव में बदलना है, तुलनात्मक में बदलना है। यूजफुल, मोर यूजफुल, फेमस, मोर फेमस, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट। ये आपने अफर्मेटिव डिग्रीज को कंपैरेटिव डिग्रीज में मोर लगा के परिवर्तित किया। इनको आप, क्योंकि ये स्पेलिंग्स बड़ी हैं, ये अपने आप में कंपैरेटिव में चेंज नहीं की जा सकती, तो इन सभी के पहले आपको मोर लगाकर इनको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। अब एक एक्सरसाइज है जो इस पर बेस्ड है। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड्स। हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेल्थ। मोर इंपॉर्टेंट, स्वास्थ्य जो है वेल्थ यानी रुपये से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुलना हो गई हेल्थ यानी स्वास्थ्य की और वेल्थ यानी धन की। दो चीजों की जब तुलना होती है तब इस कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। विलियम शेक्सपियर इज मोर फेमस देन जॉन मिल्टन। विलियम शेक्सपियर जॉन मिल्टन से ज्यादा फेमस हैं। अ चिंपैंजी इज मोर इंटेलिजेंट देन अ 2-year-old चाइल्ड। एक चिंपैंजी 2 साल के बच्चे से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। अ मैप इज मोर यूजफुल देन अ डिक्शनरी व्हाइल ट्रैकिंग। ट्रैकिंग पे यानी पर्वतारोहण करते समय एक मैप ज्यादा उपयोगी होता है, ना कि एक डिक्शनरी। तो आपने देखा इन चारों वाक्यों में 2 चीजों की आपस में तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है। और जब कंपैरिजन होता है तो हम एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। Now there is one more paragraph. It's a beautiful story. I am going to read it. Once an old farmer lived in a village. He had 4 sons and they were always quarreling with each other. One day the old farmer fell sick. He decided that he should bring unity among his sons. He called his sons and asked them to bring a few sticks. They brought the sticks. The farmer gave 1 stick to each and asked them to break it. Each of them was able to do it easily. Then the farmer asked one of his sons to tie them in a bundle. He then asked them to try and break it. Each of the sons tried to break the bundle but they failed. कहानी में बताया गया है कि एक बूढ़ा किसान था
जिसके 4 बेटे थे जो आपस में हमेशा क्वारलिंग यानी झगड़ते रहते थे। तो उसने सोचा कि वह बीमार है और उसे अपने बच्चों में एकता लाना ही होगी। तो उसने एक प्रयास किया, उसने चारों बच्चों को स्टिक्स दी, लकड़ी की छड़ियां दी कि इन्हें तोड़ो। चारों बच्चे लकड़ियां ले आए और आसानी से उन्होंने उन्हें तोड़ के दिखा दिया। ईच ऑफ देम एबल टू डू। लेकिन फिर किसान ने उसको गठरी में बांध दिया, एक बंडल बांध दिया। बंडल यानी 8-10 लकड़ियां एक साथ बांधकर उसने अपने सन को, पुत्रों को दिया और कहा अब इन्हें तोड़ो। तो एक भी पुत्र, एक भी सन जो है वो ट्राई यानी कोशिश करता रहा, लेकिन उस बंडल को तोड़ने में फेल हो गया, असफल हो गया। अब यहाँ आपको ये एक मशहूर कहानी है बच्चों, आपने पहले से सुन भी रखी है। आप देख सकते हैं, राइट अ सेंटेंस ईच अंडर द पिक्चर्स एंड देन रिटेल द स्टोरी। अब ये चित्र बना है, आप देखिए और आप सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिक्चर। ये एक ओल्ड फार्मर है एंड ही इज गिविंग अ स्टिक टू हिज सन। वो अपने बेटे को छड़ी दे रहा है। द फादर गिव अ स्टिक टू हिज सन्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक। अगली तस्वीर देखिए, द सन इज इजीली एबल टू ब्रेक द स्टिक। आसानी से स्टिक टूट गई। द सन ब्रोक द स्टिक इजीली। अगली तस्वीर में फार्मर ने एक बंडल बांध के उस बंडल को इन चारों पुत्रों को दिया और कहा अब तोड़ के बताओ। तो इसके लिए आप क्या सेंटेंस लिखेंगे? द फार्मर गेव अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड हिज सन्स टू ब्रेक इट। नेक्स्ट पिक्चर में आपको बताया कि द सन्स फेल्ड, उसके जो पुत्र थे वो असफल हो गए इस प्रयास में। द सन्स कुड नॉट ब्रेक द बंडल, उसके पुत्र इस बंडल को तोड़ नहीं पाए। अब यहाँ एक प्रश्न है एक्टिविटी 8 में, राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स विच आर फेमस इन योर कंट्री। आपके देश में जो फूड आइटम, जो भोजन मशहूर हैं, उनकी एक सूची आपको बनाना है। तो यू हैव टू राइट योर ओन चॉइस। आपको हर नवी क्लास के बच्चे को अपनी पसंद के खाने के आइटम्स को यहाँ पर लिखना है। आप लिख सकते हैं दाल राइस, दाल करी, पनीर, पाव भाजी, कोई भी डिश जो आपको पसंद है, सरसों का साग, वो आप यहाँ लिख के इस एक्टिविटी को पूरा करेंगे। अब आपके स्क्रीन पर या आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और ये उनके मीनिंग, इनको आपको आपकी नोटबुक में लिखकर इन्हें याद करना है और डिक्टेशन के लिए आपको तैयार रहना है। तो बच्चों, आज की क्लास में आपने यूनिट 11 यूनिटी इन डाइवर्सिटी अच्छी तरह पढ़ा, समझा और उसको हल किया। इसको करके आपको आपके स्कूल सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को फोटो खींच के चेक कराना है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कंसल्ट योर टीचर्स। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।